मार्कर ने अपना गिलास खाली किया ही था कि तभी कॉल बेल बज उठी। मार्कर ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने मैक वोलन खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसके अपने दोनों बॉडीगार्ड भी थे। क्या मामला है? मैक ने भीतर कदम रखते हुए उससे पूछा। तुम क्या कह रहे थे? मिस हिना के विषय में ऐसी कोई बात मैं सोच भी नहीं सका। क्या आपने आज उसे मेरे पास यहां भेजा था? नहीं, मगर वो यहां आई थी। क्यों? वो मुझे आपके खिलाफ गद्दारी करने पर उकसाने के लिए आई थी। उसने बताया कि उसके बाद मार्कर ने उसे विस्तार से सब बता दिया। नहीं, मैक का स्वर कठोर था। ऐसा नहीं हो सका। तुम झूठे हो। मिस हेना के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सका। मैंने आपसे फोन पर कहा था ना कि मेरे पास अपनी बात का पूरा प्रमाण है। कहाँ है प्रमाण? एक मिनट के लिए आप बैठ जाएं। प्रमाण को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद वो इत्मीनान से उस ओर बढ़ गया जहां टीवी रखा था। टीवी के ऊपर प्लेयर भी था। उसने टीवी ऑन करने के बाद प्लेयर चला दिया। दूसरे क्षण टीवी स्क्रीन पर तस्वीर उभरने लगी। मैक ने पहले तो यूं ही अपनी नजरें टीवी पर डाली, लेकिन फिर चौंक कर सीधा बैठ गया। टीवी स्क्रीन पर उसकी सेक्रेटरी और मार्कर की तस्वीरें थी। उनके बीच बातें हो रही थी। जैसे जैसे वो देखता और सुनता गया, उसकी आंखें क्रोध से सुर्ख होती चली गईं। उसके साथ आने वाले दोनों बॉडीगार्ड्स भी बड़े गौर से उस फिल्म को देख रहे थे। कुछ देर बाद फिल्म बंद हो गई तो मार्कर ने टीवी भी ऑफ कर दिया। मैक अपने स्थान पर बल खाकर गुर्राया। ओह, आखिर ये हैना भी खालिस यहूदी कुतिया साबित हुई। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा। मार्कर ठीक उसके सामने बैठ गया। ठीक है, तुम उसे देखना, मगर अब मेरे लिए क्या कहते हो? मैक ने उसे जल्लाई दृष्टि से देखा, फिर बोला, काम तो होना है। मिस हैना ही वो काम करेगी। मैं सच्ची बात जानना चाहता हूं मिस्टर मैक। सच्ची बात? हाँ। मार्कर ने गहरी नजरों से उसे देखा। तुम इस मामले में मुझे क्यों फंसाना चाहते थे? मैंने पहले ही कह दिया था कि उसके पीछे मेरी गर्ज है। मैं क्रिस्टी की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। शेल्डन मेरी पत्नी का हत्यारा है। मगर मुझे तो पता चला है कि उसकी यानी क्रिस्टी की हत्या खुद तुमने की थी। मैंने? मैं कुचलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। हाँ, मैंने यही सुना है, मार्कर ने कहा। साथ ही ये भी पता चला है कि तुम शेल्डन को भी खत्म करना चाहते थे, मगर वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला था वहां से। ये बकवास है। मैं चीख पड़ा। किसने बताई तुमसे ये सारी बकवास? स्वयं शेल्डन ने। मार्कर ने हवा में तीर छोड़ा। मैंने आज ही उससे बात की थी। वो झूठा है। तो क्या ये भी झूठ है कि कभी शेल्डन न्यूयॉर्क में तुम्हारा बिजनेस पार्टनर था? हाँ, ये बात सच है। फिर तो ये भी सच होगा कि एक रात तुमने उसे अपनी पत्नी के साथ बिस्तर में रंगे हाथों पकड़ा था। क्रोध में आकर तुमने अपनी पत्नी को शूट कर दिया। शेल्डन भाग निकला। शेल्डन बकवास करता है। वो झूठा है। मैक चीखा। मारकर घूमकर अपनी सिगरेट सुलगाने लगा। मैक गुर्राया। इस बात को तुम कान खोल कर सुन लो कि तुम्हें हर हाल में मेरा काम करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें जेल तक पहुंचा सकता हूं मिस्टर मार्कर। किस आधार पर? तुम पागल हो गए हो क्या? अगर मैंने क्रिस्टी का वो पत्र पुलिस तक पहुंचा दिया तो फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा? सोचा है तुमने? मैंने सब कुछ अच्छी तरह सोच लिया है मिस्टर पोलन। क्या मतलब? मैं चाहता हूं कि असली लेटर एक बार तुम मुझे दिखा दो। दरअसल तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं है। मैक के चेहरे का रंग एक बार फिर बदला। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, क्या फोटोकॉपी पर तुम्हें शक है? शट अप! अचानक मारकर बिफर कर बोला। तुम बकवास करते हो। तुम्हारे पास ऐसा कोई भी लेटर नहीं है। तुमने मुझे किसी मामले में फंसाना चाहा है। अब तुम बताओगे कि वो मामला क्या है? मैक एक क्षण उसे घूरता रहा, फिर गुर्राया। ओके मिस्टर मार्कर, कल तुम्हें मेरी ताकत का पता चल जाएगा। मार्कर हंस पड़ा। जाओ अपना काम करो। तुमने अपनी सेक्रेटरी को खुद यहीं भेजा था। मैंने उसे सब उगलवा लिया है। इस वक्त भी वो सिटिंग रूम में नशे में धुत पड़ी तुम्हें गालियां दे रही है। अगला दृश्य। उसी रात अचानक मार्कर के पास चार्ली का फोन आया। वो कह रहा था, मैं आपको एक उपयोगी सूचना दे सकता हूं सर, मगर उससे पहले आपको मेरी दो बातें माननी होंगी। बोलो। एक तो मुझे $200 की सख्त जरूरत है। दरअसल फ्लैट का मालिक बहुत तंग कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि आपको बताना होगा कि पिछले दिन आपने मैक पोलन की बात क्यों की थी। मार्कर चौंका। मामला क्या है? होटल वेल में किसी ने उसे और उसकी सेक्रेटरी मिस हिना को गोली मार दी। किसने मार दी गोली? यही तो पता नहीं लग सका।
क्या तुम्हें उस वारदात की पूरी जानकारी है? मार्कर ने पूछा। यस सर, ये मेरी बदनसीबी थी कि जिस समय वहां पुलिस पहुंची मैं उसी इलाके में था। आपको तो पता ही है कि ऐसी कोई भी वारदात मेरे कदम अपनी ओर खींच लेती है। जरा विस्तार से बताओ। पिछली रात मिस्टर मैकवोलन अपनी सेक्रेटरी के साथ होटल बेल में आए। पहले दोनों ने रात का भोजन किया और उसके बाद उसी होटल का एक कमरा बुक कराकर वे दोनों वहां से चले गए। होटल के काउंटरमैन ने बताया कि अक्सर वे दोनों वहां आते थे और एक रात के लिए कमरा अलॉट करा लेते थे। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं थी, इसीलिए काउंटर क्लर्क ने उन्हें कमरा अलॉट कर दिया। उन्हें वहां गए अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि तभी उनके कमरे की ओर से फायर की आवाज उभरी। होटल के कई लोग भागकर वहां पहुंचे तो उन दोनों को आपत्तिजनक पोजीशन में मुर्दा पाया गया। आपत्तिजनक पोजीशन इसलिए थी कि उनके शरीर पर कपड़ा नाम की कोई भी वस्तु नहीं थी। फिर क्या हुआ? होना क्या था? उसी समय होटल के मैनेजर ने पुलिस को फोन करके उस घटना की सूचना दी। हत्यारे को किसी ने तो देखा होगा? मार्कर ने फोन पर चार्ली से पूछा। नहीं, उधर से चार्ली ने कहा, कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसका कारण यह है कि हत्यारे ने वहां से भागने के लिए बैग जीने का इस्तेमाल किया था। पुलिस कैप्टन मिस्टर होप को तो संदेह है कि हत्यारे ने आने के लिए भी उसी रास्ते का इस्तेमाल किया था। फिर तो यह भी अनुमान लगा लिया होगा कि यह काम किसका है। नहीं, वे लोग भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुमने क्या अनुमान लगाया? मैं? दूसरी ओर से हैरानी के साथ कहा गया। मैं भला क्या बता सकता हूं? शेल्डन के विषय में क्या विचार है? दूसरी ओर सन्नाटा रहा। मैं समझ गया, चार्ली की खामोशी का मारकर जवाब देते हुए बोला। शायद तुम भी इसी दिशा में सोच रहे हो। मुझे लगता है कि शायद ये काम शेल्डन ने ना किया हो। ये कैसे कह सकते हो तुम? शेल्डन के विषय में कहा जाता है कि इस तरह के भयानक कदम उठाना उसकी आदत के खिलाफ है। मारकर सोचने लगा। कुछ देर बाद वो बोला, तुमने दूसरे पुलिस अफसरों को मेरी बाबत तो कुछ नहीं बताया? आपकी बाबत क्या बताता सर? यही कि मैंने मारकर इत्यादि के विषय में तुमसे बात की थी। नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। जिसकी बात होती है बस वहीं तक। मैं तुम्हें $200 दे दूंगा, लेकिन इसका जिक्र तुम किसी के भी सामने नहीं करोगे। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो ऐसी बातें सबको बताता फिरूं। वैसे भी अगर मुझे $200 मिल जाएं तो मैं कल सवेरे 10 बजे वाली ट्रेन से नेल्को चला जाऊंगा। नेल्को में मेरा इरादा कोई कायदे का काम तलाश करना है। यानी वहां चोरी करोगे? हो सकता है कि कोई ठीक ठाक सी सर्विस ही कर लूं, लेकिन इतना तय है कि अब मैं वहीं रहूंगा। ठीक है, तुम सवेरे आकर $200 मुझसे ले जाना। तुम्हारी रकम तैयार मिलेगी। ठीक है सर, यदि आपने रकम दे दी तो आपका उपकार मानूंगा। अगला दृश्य। इस घटना के बाद एल्विस मार्कर ने मानो अपनी आंखें बंद कर ली थी। चीफ एड्रिक ने मैकवोलन और मिस हैना का मामला एक दूसरे अफसर के हाथ सौंप रखा था। मार्कर खुद नहीं चाहता था कि वो केस उसके पास आए। वो उस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। चार्ली वहां से जा चुका था, इसीलिए मामला खुलने का सवाल ही नहीं था। वो तो आजकल उस लड़की के चक्कर में था जिसने उसे अत्यधिक प्रभावित किया था। उसका नाम पता उसे नहीं पता था। उसने जब दोबारा उसे देखा था तब वो एक बार में थी। उस वक्त वो एक नई किस्म का गाउन पहने हुए थी। गाउन में से उसके शरीर के उन्नत उभार स्पष्ट तौर पर झलक रहे थे। उस समय, हाँ, तब उसने उसे बड़े गौर से देखा था। उस समय लड़की के हाथ में हाई बॉल का एक गिलास था तथा होठों में सिगरेट। तीसरी बार मार्कर ने उस लड़की को उस वक्त देखा था जब वो एक स्नैक बार में मौजूद थी। उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा शीशा था। शीशे में बाहर की लॉबी का नजारा दिख रहा था। उस नजारों में लड़की दिख रही थी। वो एक हल्की फुल्की नाजुक सी लड़की थी। तीसरी बार वो सफेद ब्लाउज और हरी शर्ट पहने थी। एक क्षण के लिए मार्कर की आंखें उस लड़की के आंखों से मिली। दूसरे ही क्षण वो पीछे हटती चली गई। मार्कर ने ज्यों ही उसे घूमकर देखा, वो अपने स्थान से मानो गायब हो चुकी थी। उसने काफी कोशिश की, मगर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। वो मानो गायब सी हो गई थी। उसे हैरानी थी। वास्तव में मार्कर को हैरानी थी। हैरानी इस बात पर थी कि वो बार बार उसे क्यों दिख रही थी। ऐसा भी हो सकता था कि वो मात्र एक संयोग रहा हो, मगर ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। और फिर उसे उस दिन गंभीरता से सोचना पड़ा जब उसने उसे बोलेवर्ड में भी देखा। वो पिछले ही दिन फ्लोरिडा से बोलेवर्ड आ गया था। जब कभी भी वो अपने काम से बोर हो जाता था और मौज के दिन गुजारने की इच्छा होती, वो बोलेवर्ड पहुंच जाता था। बोलेवर्ड में उसे बहुत शांति मिलती थी। बोलेवर्ड के जिस होटल में वो टिका हुआ था, वो वहां का सबसे शानदार होटल था। वहां उसका एक मित्र भी रहता था। उसका नाम हंग था। उसने मार्कर के लिए होटल में जिस कमरे का चयन किया था वो बहुत शानदार था। उसका रुख खाड़ी की ओर था।
वैसे स्वयं हंग उस होटल में नहीं रहता था, उसका अपना ठिकाना कहीं और था। हाँ, मारकर का बंदोबस्त उसने होटल में ही किया था। जाते जाते हंग अपनी कार उसके पास छोड़ गया था। उस दिन मारकर दोपहर में पूरे 4 घंटे तक अपने खूबसूरत कमरे में सोता रहा था। शाम को उठा तो उसका पूरा शरीर भारी भारी सा था। उसने कपड़े चेंज किए और बीच समुद्र पर पहुंच गया। उसका इरादा बोटिंग का था, इसीलिए उसने एक किश्ती किराए पर प्राप्त की और समुद्र तट का चक्कर लगाने लगा। काफी देर तक चक्कर लगाने के बाद उसने किश्ती किनारे पर लगा दी। वो रेत में आकर लेट गया। थोड़ी देर के लिए उसने अपनी सारी चिंताएं मानो अपने दिमाग से निकाल दी थी। पूरे 1 घंटे तक वो रेत पर लेटा रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अचानक उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसके समीप आकर खड़ा हो गया हो। उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली। वो एक लंबी और हसीन लड़की थी। उसके शरीर पर बिकनी सूट था। अनायास वो चौंका। ये तो वही लड़की थी। उस वक्त बीच पर जितने भी लोग थे, सब उस लड़की को गौर से देख रहे थे। वो लड़की उसके पास आकर खड़ी नहीं हुई थी, बल्कि समीप से गुजरी थी। मारकर उसे देखता का देखता रह गया। वो सीधी समुद्र में दाखिल हो गई और फिर तैरने लगी। तैरती हुई वो समुद्र में काफी दूर निकल गई। वहां एक राफ्ट तैर रहा था। लड़की राफ्ट पर चढ़ गई और अपने पैर पानी में लटकाए उस पर बैठ गई। एकाएक मारकर का दिल उस लड़की के सामीप्य के लिए बेचैन हो गया। बस फिर क्या था। मारकर रेत पर से उठा और पानी में कूद पड़ा। वो तैरता हुआ राफ्ट के समीप पहुंच गया। उस समय लड़की राफ्ट पर लेटी हुई थी। हेलो, वो बोला। अगर तन्हाई में दखलंदाजी नागवार हो तो मैं चला जाऊं। वो कुछ क्षण बड़े गौर से मारकर को देखती रही और फिर मुस्कुराती हुई कहने लगी, मैं तो अकेली बोर हो रही थी। कौन हो तुम? मेरा नाम मारकर है, वो बोला। मेरे नाम का एडमिरल हुआ करता था। मेरा बाप उससे बहुत प्रभावित था, इसीलिए उसने मेरा नाम मारकर रख दिया। लड़की मुस्कुराई। तुम्हारा नाम तो एल्विस प्रेस्ली होना चाहिए था, लड़की ने कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मारकर का दिमाग हवाओं में दौड़ने लगा। वो अपनी हंसी रोककर बोली, मुझे लीला टॉमस कहते हैं। उसका स्वर अत्यंत मादक था। मैं यहाँ बॉलवर्ड में रहती हूँ, मगर घूमते रहना मेरा शौक है। इस वक्त यहाँ हूँ, थोड़ी देर बाद कहाँ होंगी कह नहीं सकती। दरअसल मुझे नए लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ तो शायद काफी दिन रहोगे तुम। मारकर मन ही मन अपनी तकदीर पर खुश होने लगा। काश मैं यहाँ पर काफी समय रह पाता। तुम खुशकिस्मत हो कि इतनी शानदार जगह पर रहती हो। वो भी राफ्ट पर चढ़ गया। लीला टॉमस ने कोई एतराज नहीं किया। वो बोली, यहाँ का यही मौसम अच्छा होता है, गर्मियों में तो हाल बुरा हो जाता है। मैं गर्मियों में तो कभी नहीं आऊंगा। मारकर ने कुछ ऐसे स्वर में कहा कि लीला टॉमस अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मारकर ने बेहिचक उसके नग्न कंधे पर हाथ रख दिया। मेरे साथ होटल में चलोगी? उसने कहा। क्या करोगे? क्या कर सकता हूं मैं? तुम मर्द हो, कुछ भी कर सकते हो। वो कैसे? हम स्त्रियां पुरुषों से चाहे किसी भी मामले में कम ना हो, पर हम पुरुषों का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बात उतनी ही सच है जितनी कि ये माइकल एंजेलो की स्टेच्यू एकदम नग्न होती है। वेरी गुड, तुम्हारे विचार मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, मार्कर ने कहा। चलो। लीला टॉमस ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कुछ ऐसे भाव में कहा कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने लीला टॉमस को बाहों में ले लिया और उसके होठों पर एक चुम्बन जड़ दिया। इस घटना के बाद वो दोस्त हो गए। मारकर उसे लेकर अपने होटल में पहुंचा। मारकर उसे अपने कमरे में ले आया। वहां उसने स्वयं विस्की और खाने का बहुत सा साजो सामान मंगाया। उस क्षण लीला टॉमस के बदन पर मैक्सी की सी ड्रेस थी। उसकी चेन पीठ की तरफ थी और उसका अग्रभाग इतना खुला हुआ था कि उसमें से उसके सीने के उभार काफी उजागर हो रहे थे। जब भी मारकर की निगाहें उसके सीने के उभारों पर जाती तो वहीं अटक कर रह जाती और नजरों को महसूस करके लीला मुस्कुरा देती थी। बैरा सामान रख गया। मारकर ने 2 गिलासों में विस्की डाली। उसने एक गिलास लीला टॉमस को दिया और दूसरा खुद थाम लिया। दोनों ने गिलास आपस में टकराए और सिप लिया। 1 घंटे के आसपास उन्होंने आधी बोतल से ज्यादा समाप्त कर दी। लीला टॉमस काफी नशे में हो गई थी। उसने आगे पीने से इनकार कर दिया। मारकर ने कोई जिद नहीं की और बोतल बंद करके रख दी। उसने भोजन करने से भी इनकार कर दिया था। वो मारकर पर गिर पड़ रही थी। मारकर को महसूस हो रहा था कि शायद वो बहुत ज्यादा पीने की आदी नहीं थी। उसने लीला टॉमस को अपनी गोद में खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। तुम ये क्या कर रहे हो? उसने लड़खड़ाती जुबान में पूछा। मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं माय डार्लिंग, मारकर ने जवाब दिया। सच?
लीला थॉमस जैसे खुश होकर बोली, तो करो प्यार। उसने अपनी गोरी कलाइयां मार करके गले में डाल दी और अपना भारी सीना उसकी छाती पर टिका दिया। मारकर ने उसकी आंखों को चूमते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें बेड पर ले चलूं? हाँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? दोस्तों में एतराज कैसा? उसने जुबान को काफी वश में कर लिया था। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। ओह माय डार्लिंग, तुम कितनी अच्छी हो, कहकर वो मिस थॉमस को बेतहाशा चूमने लगा। फिर उसने उसे उठाया और बेड पर ले आया। वो उस पर झुका तो लीला थॉमस ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। मार्कर ने अपना चेहरा झुकाया। उसने लीला थॉमस के होठों पर होठ रख दिए। ये चुम्बन काफी लंबा रहा। मार्कर का दिल धड़क रहा था, शरीर का रोम रोम पुकार रहा था कि आज की ये रात तुम्हारी है। ये मादक जवानी, रंगीन नजारे तुम्हारे लिए हैं। जितने चाहे मजा लूट लो। दोनों जवानी की मदहोशी में खोए वासना की आग में जल रहे थे। मार्कर का हाथ लीला थॉमस की पीठ पर था। उसने पीठ पर रनर पकड़ा और चैन खोल दी। उसकी पीठ सहलाने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि लीला थॉमस की छातियों पर ब्रेजरी नहीं है। जज्बातों में तूफान आया। मार्कर के हाथ लीला थॉमस की पीठ से फिसलकर उसके सीने के उभारों पर पहुंच गए। लीला थॉमस ने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपना सिर मार्कर के कंधे से टिका दिया। शायद जवानी के तूफान ने उसे भी बेताब कर दिया था। मार्कर के हाथ लीला थॉमस के शरीर से खेलने लगे। वो बेसुध सी पड़ी थी। उसने लीला थॉमस को अपनी बाजुओं में जकड़ लिया। मिस थॉमस सब कुछ सहन कर रही थी। यौवन के भार ने उसे विवश कर दिया था। वो आंखें बंद किए उसकी गोद में आ गई। अब वो मार्कर के रहमो करम पर थी। उसके होंठ कपकपा रहे थे। जवानी की आग में उसका शरीर जल रहा था। मार्कर ने उसके शरीर की ड्रेस उतार कर अलग कर दी। लीला थॉमस उसकी हर हरकत को सहन करती रही और चुप रही। हल्की रोशनी में मारकर उसके सीने के नोकीले उभारों को देखने लगा। मांसल पिंडलियों और भरी हुई जांघों को देखता रहा। उसके रूप को आंखों से पीता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने संगमरमर की प्रतिमा को लिटा दिया गया हो। उसने उसे बाहों में थाम लिया। लीला थॉमस के उभारों पर उसने हाथ फिराना शुरू किया और नाजुक स्थलों को होठों से चूमने लगा। लीला थॉमस के शरीर में ज्वाला फूट पड़ने लगी। उत्तेजना से उसका शरीर फटने लगा। वो मार्कर को पूरा सहयोग दे रही थी। उसके कंधों में नाखून गड़ा रही थी, साथ ही बड़बड़ा रही थी, आई लव यू माई डियर मार्कर, आई लव यू। मार्कर के हाथ उसकी छातियों पर, कूलों और जांघों पर और नितंबों पर दौड़ रहे थे। वो उससे लिपट लिपट जा रही थी। उसके अंदर की वासनामयी भावनाएं आज पूरी तरह से भड़क रही थी। उसकी सांसों में तेजी भी आ गई। वो उस स्थिति तक जा पहुंची थी जब एक स्त्री पुरुष के समक्ष सहवास के लिए तैयार होती है, पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देती है। तब होता है दो शरीरों का मिलन, और उस वक्त एक पुरुष ही स्त्री की कामाग्नि को शांत कर सकता है। इस क्षण वो दोनों एक दूसरे में समा जाने को प्रयत्नशील हो गए थे। मारकर उसके घुटनों के बीच आया। उसने एक प्रयत्न किया और इसमें वो सफल रहा और लीला थॉमस चीख सी पड़ी। कमरे में जलता हुआ एक छोटा सा बल्ब उन दोनों को हिलता हुआ दिख रहा था। अगला दृश्य। बहुत सा वक्त गुजर गया था। मार्कर की आंखें खुली तो रात्रि के 3 बज रहे थे। लीला थॉमस को बाहों में लिए ना जाने कब उसकी आंख लग गई थी। उसने अपने बगल में देखा, लीला थॉमस गायब थी। मार्कर चौंक कर उठ बैठा। उसने पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई। कमरे में लीला थॉमस मौजूद नहीं थी। मार्कर ने उठकर पैंट पहनी और बाथरूम में जाकर देखा, वो वहां भी नहीं थी। उसने पानी से मुंह धोया और तौलिए से मुंह पोंछता हुआ बाहर निकला। उसे सोता छोड़कर लीला थॉमस ना जाने कब चली गई थी। मार्कर ने देखा, दरवाजा खुला हुआ था। उसने दरवाजा बंद किया और जैसे ही घूमा, उसकी निगाह खिड़की के पास कुर्सी पर बैठे एक आदमी पर पड़ी। उस तरफ काफी घना अंधेरा था। वो आदमी अंधेरे में बैठा था। खिड़की से बाहर एक टूथपेस्ट का विज्ञापन करने के लिए विशाल नियॉन साइन लगा हुआ था। उसकी रोशनी खिड़की पर पड़ रही थी। अगर वो रोशनी ना होती तो वो आदमी मार्कर को कतई दिखाई ना दिया होता। वो बिल्कुल निश्चिंत बैठा था। उस पर निगाह पड़ते ही मार्कर का हृदय धड़क उठा। उसने हाथ बढ़ाकर ट्यूबलाइट का स्विच ऑन कर दिया। कमरा रोशनी से भर गया। वो कोई 20-22 साल का युवक था। वो कॉर्डरॉय की पैंट और गंदी सी काले रंग की जैकेट और ऊनी टोपी पहने हुए था। उसकी नाक पर चाकू के घाव का निशान था। हेलो,
वो बोला, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उसकी आवाज में बेहद रूखापन था। तुम यहां क्या कर रहे हो और तुम यहां तक पहुंचे कैसे? मारकर क्रोध से बोला, दरवाजा खुला था, मैं आ गया। तुम सो रहे थे, मैंने तुम्हें जगाया नहीं। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम यहां क्या कर रहे हो। सब्र करो सब्र। मीठा फल खाने के लिए सब्र करना बेहतर होता है। जब यहां आया हूं तो किसी मतलब से ही आया होऊंगा ना, वो बोला। मारकर ने उसके हाथों में दस्ताने देखे। ये सोचने की बात हो सकती थी। दरअसल मारकर को उसके इरादे अच्छे मालूम नहीं हो रहे थे। 2 सेकंड में यहां से भाग जाओ, मारकर अपनी आवाज में भरकस रौब भरता हुआ बोला, वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। उसका बदन हिला। एक हाथ कमर पर गया। दूसरे क्षण मारकर ने एक रिवॉल्वर देखा। रिवॉल्वर की नाल पर 12 इंच की लोहे की ट्यूब चढ़ी हुई थी। उन दोनों के बीच में मुश्किल से 5 या 6 फीट का फासला था। क्या चाहते हो? मारकर ने पूछा। मैं तुम्हारी मौत का फरमान लाया हूं। क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने एक बड़ी भारी गलती की है। गलती पर खाक डालो और दोस्तों की तरह पेश आओ। एक एक जाम हो जाए। क्यों? मैं शराब नहीं पीता। वैसे तो ये अच्छी चीज नहीं, लेकिन क्या करें, आदत पड़ जाए तो आसानी से नहीं छूटती। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक पैक खींच लूं। शट अप, यहाँ ड्रिंकिंग पार्टी नहीं चल रही है। मारकर ने सोचा, फालतू बातों में बेकार वक्त जाया होगा। उसने कहा, देखो दोस्त, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोना चाहूंगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगा। यानी तुम मुझे मारने आए हो? हाँ। मैंने किया क्या है? तुमसे खुंदक हो गई है। तुमने मेरे साथ वो किया है जो कोई नहीं कर सकता। क्या? थोड़ी देर पहले तुम्हारे कमरे में एक लड़की थी ना? उसने कहा। जवाब दो। हाँ थी। तो बस इसीलिए तो तुम्हें मरना पड़ेगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? जो भी आदमी उस लड़की से मिलेगा या मिलने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। तुम गोली खाकर मरना चाहते हो? तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते, मारकर ने कहा। क्या मैं तुमसे डरता हूं? नहीं। क्या मेरे हाथ में रिवॉल्वर की जगह कोई खिलौना दिख रहा है तुम्हें? नहीं नहीं, मारकर ने कहा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि तुम मुझ पर गोली चलाने से पहले जरा अपने पीछे तो देख लेते। पीछे? अचानक वो घूमा। इतना ही मारकर के लिए काफी था। वो रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपट पड़ा। वो तोप के गोले की तरह से उससे टकराया। मारकर का हाथ उसके रिवॉल्वर पे पड़ा। रिवॉल्वर से हल्की सी पटाखे की आवाज के साथ गोली निकली, लेकिन रिवॉल्वर हाथ में ही रहा। दोनों धड़ाम की आवाज से फर्श पर गिरे। मारकर उससे बुरी तरह उलझा हुआ था और उसके हाथ से रिवॉल्वर झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी उस अप्रत्याशित आक्रमण से बुरी तरह बौखलाया हुआ था। मारकर उस पर चढ़ गया। अगले पल उसने एक जोर का प्रहार उस युवक की कनपटी पर किया। रिवॉल्वर से उसकी पकड़ छूट गई। उसका मुक्का पूरी शक्ति से मारकर की पेशानी पर पड़ा। उसका सिर घूम गया। मारकर उसके ऊपर उलट गया, परे हटा और उसका हाथ फिर चला। दूसरा प्रहार मारकर बड़ी मुश्किल से बचा पाया। वो लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो भी अब मारकर के सामने अपने पैरों पर खड़ा था। उक्त रिवॉल्वर उन दोनों के बीच में पड़ा हुआ था। वो गुर्राया, लेकिन रिवॉल्वर उठाने के लिए नीचे ना झुकने की अक्ल उसमें थी। वो जानता था अगर वो नीचे झुका तो रिवॉल्वर तक उसका हाथ पहुंचने से पहले ही उसका प्रतिद्वंदी उसे मार डालेगा या फिर चोट कर जाएगा। इसलिए युवक एक बिगड़े बैल की तरह मारकर पर झपटा। वे दोनों एक बार फिर आपस में उलझे और पिछली दीवार से जाकर टकराए। मारकर उससे पहले संभल गया। उसने एक साथ कई ताबड़तोड़ मुक्के जमा दिए। वो लड़खड़ा कर पीछे हटा। उन घूसों ने उसकी हालत खराब कर दी थी। मारकर उस पर दोबारा झपटने ही वाला था कि एकाएक वो चौंक कर खड़ा हो गया। अब उसके हाथ में एक चाकू था। मारकर एक कदम पीछे हट गया। वो युवक बड़ा खूंखार लग रहा था। वो चाकू अपने सामने की स्थिर कदमों से मारकर की ओर बढ़ रहा था। मारकर की पीठ दीवार से जा लगी। अचानक मारकर ने अपना कोट उतारा और उसे फुर्ती से अपनी बाई बांह के पीछे लपेट लिया। वो सांप की तरह अपने प्रतिद्वंद्वी पर झपटा। उसके चाकू का वार मारकर ने अपने कोट पर खाली कर दिया और दोनों हाथों का घूसा उसके जबड़े पर जमाया। उसकी आंखें पलट गई और घुटने मुड़ गए। चाकू उसकी उंगलियों से निकल गया। मारकर ने उसे पैर की ठोकर मारकर कमरे के एक कोने में उछाल दिया। फिर मारकर ने इतनी जोर का मुक्का उसके चेहरे पर जड़ा कि उसके हाथ की खाल छिलती हुई महसूस हुई। वो भड़क की आवाज के साथ फर्श पर ढेर हो गया।
मारकर दीवार के साथ पीठ लगाकर हाँफने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसको बुरी तरह निचोड़ दिया गया हो। मारकर समझ रहा था कि वो बेहोश हो गया है, लेकिन उसकी समझ बेकार साबित हुई। युवक ने एकदम करवट बदली। उसने रिवॉल्वर उठा लिया, मारकर उसकी ओर झपटा। उसके पास पहुंचता उससे पहले ही युवक ने खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। वो खिड़की का शीशा तोड़ता हुआ खिड़की से बाहर निकल गया और काफी नीचे स्विमिंग पूल में जाकर गिरा। मारकर ने खिड़की से उसे स्विमिंग पूल में गिरते हुए देखा, फिर वो वहां से हट गया। अगला दृश्य। उस घटना के बाद बोलवर्ड में लीला थॉमस को मारकर ने पूरे 2 दिन तक तलाश किया, पर वो ढूंढे से ना मिली। ना ही वो युवक दिखाई दिया जो उसका मर्डर करना चाहता था। एक बात मारकर के दिमाग में नहीं आ रही थी कि अगर वो लीला थॉमस से मिला तो वो क्यों उसे मारना चाहता था। क्या उसका लीला थॉमस से कोई संबंध था? जब उसे अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिला तो वो 2 रोज बाद बोलवर्ड से लौटकर चल दिया। वो वापस अपने फ्लैट पर पहुंचा। फ्लैट पर आए हुए उसे मुश्किल से 2 मिनट हुए थे कि फोन की घंटी बज उठी। वो उस टेबल के पास ही खड़ा था जिस पर फोन रखा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, एल्विस मार्कर स्पीकिंग, वो माउथ पीस में बोला। मैं हैमर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। तुम कब लौटे एल्विस? 2 से 5 मिनट पहले ही, मार्कर बोला। कोई काम था मुझसे? हाँ। क्या तुम इसी समय लीजा बार में पहुंच सकते हो? क्या लीजा बार में कोई प्रोग्राम है? नहीं, वहां एक खून हो गया है, एक लड़की का खून। वो आत्महत्या का भी केस हो सकता है। क्या मतलब? एल्विस, इन सारी बातों का पता तो घटनास्थल पर पहुंचने से ही चलेगा। मेरे पास अभी सूचना आई और वहां जाने से पहले मैंने सोचा कि तुम्हें फ्लैट पर फोन कर लूं कि तुम लौट आए हो या नहीं। अब तुम बताओ कि लीजा बार में पहुंच रहे हो या नहीं? बस यूं समझ लो मैं चल दिया। इसके साथ हैमर की आवाज आनी बंद हुई और फिर फोन कट गया। एल्विस मार्कर ने भी फोन रख दिया। 5 मिनट के बाद उसकी कार लीजा बार की ओर दौड़ी जा रही थी। कुछ देर में उसकी कार लीजा बार के पार्किंग में पहुंचकर रुकी। इसी वक्त हैमर की कार भी पास आकर रुकी। दोनों में हेलो का आदान प्रदान हुआ। कार से उतरने के बाद उन्होंने हाथ भी मिलाए, फिर एक साथ बार की तरफ बढ़ गए। बार का मैनेजर उन्हें देखकर आगे आया। उसने उनसे हाथ मिलाया और उन्हें उस तरफ ले गया जहां केबिन बने हुए थे, जिनके दरवाजे पर रेशमी पर्दे झूल रहे थे। एल्विस और हैमर एक केबिन के पास पहुंचकर रुके। एल्विस ने पर्दा हटा दिया और भीतर झांका। मध्यम रोशनी में एक लड़की का शरीर फैला पड़ा दिखाई दिया। वो हरे रंग का गाउन पहने हुए थी। उसके बाल मेज पर बिखरे हुए थे। हैमर ने मैनेजर को तेज रोशनी के लिए कहा। अगले पल केबिन में मरकरी बल्ब जल उठा। केबिन जगमगा उठा। एल्विस मार्कर ने जैसे ही मृत लड़की को देखा वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मृतक लड़की निसंदेह लीला थॉमस थी। उसे पहचानने में मारकर कोई गलती नहीं कर सकता था। उसका इतना जबरदस्त चौंकना हैमर से छिपा नहीं रह सका। मारकर की जगह कोई और होता तो वह विष खाकर गिर जाता, लेकिन एल्विस मारकर कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसने तत्काल अपने को संभाल लिया। उसने भीतर कदम रखा और औरत के कंधे को छुआ। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। उसने औरत की गर्दन के पास उंगली रखी। नब्ज गायब थी। वो यकीनन मर चुकी थी। उसी वक्त लीजा बार का मालिक वहां आ धमका। उसने कहा, हेलो एल्विस। हेलो, एल्विस ने एकदम से मुस्कुराकर कहा। तुमने लाश देखी? हाँ, साफ साफ खुदकुशी का मामला है। उसका चेहरा एकदम नीला पड़ गया है। ये जरूर किसी नशीली चीज का सेवन करती होगी, उसने कहा। यह हत्या का मामला भी तो हो सकता है, उसकी बात के जवाब में हैमर ने कहा। नहीं, ये सरासर आत्महत्या का मामला है। साफ दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूं तुम इस लाश को जल्दी से यहां से ले जाओ। अगर बात फैल गई तो मेरे बार की रेपुटेशन खाक में मिल जाएगी। एल्विस ने उसकी बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। वो घूमकर फिर से लीला थॉमस को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी निगाह बैग पर पड़ी जो मिस थॉमस के पास पड़ा था। उसने बैग उठा लिया, उसे खोला और भीतर रखे सामान की परख करने लगा। बैग में उसे नशीले कैप्सूल दिखाई दिए। उसने कैप्सूल हैमर को दिखाए और स्वयं उस पत्र को देखने लगा जो बैग में ही मौजूद था। उसने पत्र निकाला और बैग मेज पर रख दिया। फिर वो पत्र को पढ़ने लगा। लिखा था, मेरा अंत मेरे ही हाथों होना था, यही होगा। अगर हो सके तो एडविन पार्क स्थित मिशन हाउस के 85 नंबर फ्लैट में पहुंचो। लीला थॉमस। पत्र सिर्फ इतना ही था। एल्विस ने पत्र हैमर को दिया और केबिन से बाहर निकल गया। कहाँ जा रहे हो? पीछे से मैकलिन ने पूछा। अपने चीफ को फोन करने, उसने कहा। और ये लाश?
उस वक्त तक यही रहेगी जब तक कि ये मालूम ना हो जाए कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। एल्विस ने कुछ ऐसी बेरुखी से कहा कि मैकलिन का मुंह बन गया। एल्विस एक बहरे को साथ लेकर फोन के पास पहुंचा। एल्विस ने अपने विभागीय चीफ एड्रिक के नंबर मिलाए। दूसरी तरफ से घंटी के बजते ही फोन उठा लिया गया। चीफ एड्रिक की आवाज आते ही एल्विस ने कहा, चीफ, मैं एल्विस मार्कर बोल रहा हूं। लीजा बार से? चीफ ने पूछा। जी हां, क्या हो रहा है? एल्विस ने वे तमाम बातें एड्रिक को बता दी जो बार में पहुंचने के बाद उसे मालूम हो सकी थी। उसने उस पत्र का हवाला भी दिया जो लीला टॉमस के बैग से मिला था। एड्रिक की आवाज आई, तुम्हें उस पते पर पहुंचना चाहिए मार्कर। मैं भी ऐसा ही सोचता हूं चीफ, एल्विस बोला। ठीक है, तुम हैमर को बार में छोड़कर एडविन पार्क पहुंचो और मैं टर्नर को तुम्हारे पास रवाना कर रहा हूं। मैं खुद लीजा बार में पहुंचता हूं। यस सर, दैट्स ऑल। चीफ ने रिसीवर रख दिया। अगला दृश्य, एल्विस मार्कर चीफ के आदेशानुसार एडविन पार्क के लिए चल पड़ा था। उसके जाने के कुछ ही पलों बाद चीफ एड्रिक बार में आ धमका। हैमर ने उसका अभिवादन किया। बार का मालिक मैकलिन उसके परिचितों में से एक था, इसीलिए दोनों ने हाथ मिलाए। मिस्टर एड्रिक, मैकलिन बोला, आपको मालूम हो गया होगा कि यहाँ एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। मुझे यही देखना है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। मैकलिन का दोबारा से मुंह बन गया। एड्रिक केबिन के पास पहुंचा, फिर वो केबिन में गया। उसने लीला टॉमस की लाश को देखा। मृतक लड़की का नाम लीला टॉमस है, ये सिर्फ मार्कर ही जानता था। चीफ ध्यानपूर्वक लाश का निरीक्षण करने लगा। वो नहीं समझ पा रहा था कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का, लेकिन चूंकि वो मामला उसे हत्या का कतई नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने शक भरी नजरों से मैकलिन की ओर देखा। फिर हैमर से बोला, फोटोग्राफर और सरकारी डॉक्टर को बुलाओ। हैमर तुरंत वहां से हट गया। इस कैबिन में कौन बेरा सर्व कर रहा था? उसने इस बार मैनेजर मैकार्थी से प्रश्न किया। क्यों, इस कैबिन को कौन सा बेरा देखता है? मैसनर। बुलाओ उसे, मैं उससे मिलना चाहता हूं। यस सर। एड्रिक जेब से एक सिगार निकालकर उसका एक कोना दांतों से कुतरने लगा। एड्रिक ने जैसे ही सिगार को होठों में दबाया, मैकलिन के लाइटर की जलती हुई लो उसके सिगार से आ लगी। एड्रिक ने सिगार सुलगाया। थैंक यू, बोला। उसी वक्त हैमर फोन करके लौटा और बार मैनेजर मैकार्थी एक बैरे के साथ लौटा। पास आकर बैरे ने एड्रिक को सलाम किया, लेकिन इतने बड़े अफसर के सामने एक बैरे की औकात ही क्या है। उसने बैरे के सलाम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्या नाम है तुम्हारा? उसने पूछा। मैसनर, उसने जवाब दिया। कहाँ रहते हो? उसने पता बताया। मृतक लड़की यहाँ किस वक्त पहुंची थी? 11 बजे के करीब। इतना सही वक्त बता सकने में समर्थ हो तुम? मेरे पास रिस्ट वॉच है सर, जो वक्त की जानकारी के लिए होती है। ये बोलते हुए बैरे मैसनर ने मैकलिन और मैकार्थी से नजरें बचाकर एड्रिक को आंख मार दी। एड्रिक के अलावा कोई और होता तो शायद उसके चेहरे पर विस्मय दौड़ जाता, लेकिन एड्रिक के चेहरे पर हल्की सी शिकन तक भी नहीं आई। उसने कहा, ठीक है, तुम जाओ मैसनर, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। मैसनर चला गया। उधर हैमर के फोन का असर यह हुआ कि 10 मिनट बाद ही सरकारी डॉक्टर और फोटोग्राफर वहां आदम किए। एड्रिक ने उन दोनों को बहुत सी बातें समझाई और हैमर के साथ उन्हें काम पर लगा दिया। तभी उसने मैसनर को बाथरूम की तरफ जाते देखा। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। जब वह बाथरूम के भीतर चला गया तो एड्रिक एक्सक्यूज मी कहकर बाथरूम की ओर बढ़ने लगा। वो बाथरूम में पहुंचा और उसने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। मैसनर वहां पहले से मौजूद था। एड्रिक ने सिगार से कश खींचा और मैसनर से बोला, शायद तुम मुझसे अकेले में मिलना चाहते थे। जी हां। क्यों? दरअसल मैं मैकलिन के सामने कोई सच बात नहीं कहना चाहता था। कोई वजह? मैसनर ने एड्रिक की बात का जवाब ना देकर अपनी बात कही। अब आप मुझसे जो चाहे सवाल कर सकते हैं। एड्रिक ने मुंह और नाक से सिगार का धुआं छोड़ा। वो लड़की जिस वक्त बार में आई, क्या वो अकेली थी? एड्रिक ने पहला सवाल किया। जी हां। जिस वक्त वो यहां आई, क्या ठीक ठाक मालूम होती थी? मैं तो उसे पहली नजर में ही भांप गया था कि वो किसी तकलीफ में है। उसका चेहरा एकदम फक पड़ा था और बदन रह रहकर कांप रहा था। मैं उसे केबिन में ले गया। मैंने उसे विस्की सर्व की। मेरा ख्याल था कि विस्की पीने के बाद वो अपनी तकलीफ को भूल जाएगी। तुम उस लड़की को पहले से जानते थे? जी हां, मैं उसे जानता हूं। वो कैसे? वो मेरे घर के सामने रहती थी। तुम उसके बारे में और क्या जानते हो? जी, मुझे मालूम था कि वो नशीली दवाएं और कैप्सूल वगैरह का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी। वो धंधा भी करती थी। धंधा? शरीर बेचने का धंधा। इस विश्वास का कारण? मैं पिछले काफी सालों से उसे जानता हूं।
एड्रिक काफी देर तक मैसनर से बात करता रहा। फिर मैसनर बाथरूम का पिछला दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया तो वो भी वहां नहीं रुका। अगला दृश्य। एल्विस मार्कर ये देखकर ताज्जुब से भर उठा कि उसके सामने वाले दोनों कमरे खाली थे। तीसरा दरवाजा बाथरूम का था। उसके सामने का दरवाजा किचन का था। उसने बायां दरवाजा खोला। रोशनी पहले से जल रही थी। वो बेडरूम था। एल्विस ने कदम बढ़ाए। दरवाजे के सामने की दीवारों पे एक बड़ा आदमकद शीशा लगा हुआ था, मगर मार्कर जब और आगे बढ़ा तो उसे शीघ्र ही मालूम हो गया कि शीशे हर तरफ लगे हैं। यहां तक कि छत तक भी बाकी नहीं बची रह गई थी। दीवारों पर नग्न लड़कियों की तस्वीरें कुछ इस ढंग से लगाई गई थी कि वो हर तरफ से शीशे में दिखाई पड़ती थी। ये बेडरूम कुछ इस तरह का बना हुआ था जैसे एक लाश की धंधा करने वाली युवतियों का होता था। फर्श पर ईरानी कालीन बिछा हुआ था जो अत्यंत आकर्षक थे। दाईं तरफ की साइड की दीवार से सटा हुआ एक सनमाइका का खूबसूरत बेड पड़ा था। बेड खाली नहीं था। उस पर कोई लेटा हुआ था। उसके ऊपर चादर पड़ी हुई थी। मारकर बेड के पास पहुंचा। उसने चादर एक कोने से पकड़ी और एक झटके से खींच दी। एल्विस मार्कर की आंखों में एक आदमी की लाश चमक उठी जो खून से तरबतर थी। एल्विस कई क्षण तक उसे घूरता रहा। वो किसी बॉक्सर जैसा शक्तिशाली आदमी मालूम होता था। उसके बाल एकदम काले थे। ऊपरी होंठ पर बड़ी सावधानी से तराशी हुई मूछें थी। उसे कमरे में टेलीफोन नजर आया। वो फोन के पास पहुंचा। उसने रुमाल रखकर रिसीवर उठाया और पेन से नंबर डायल करके लीजा बार के फोन का संबंध मिलाया और हैमर को फोन पर बुलाकर सारी बातें बता दी। इसी वक्त टर्नर वहां आ गया। उसे चीफ एड्रिक ने भेजा था। एल्विस मार्कर ने जैसे ही उसे लाश दिखाई वो चौंक पड़ा। बोला, अरे ये तो ब्रैम स्टॉकर है। तुम इसे जानते हो? एल्विस ने प्रश्न किया। मैंने इसे कई बार सोलर में देखा था, टर्नर ने जवाब दिया। उन्होंने फिर दोनों हाथों पर दस्ताने चढ़ाए और तलाशी के काम में जुट गए। टर्नर ने मृतक ब्रैम स्टॉकर की तलाशी ली और मार्कर ने कमरे का निरीक्षण किया। उसे एक कोने में रिवॉल्वर पड़ा हुआ दिखाई दिया। मार्कर ने रिवॉल्वर को कपड़े से उठा लिया, जबकि टर्नर उस सामान को इकट्ठा करता जा रहा था जो उसे तलाशी में मिल रहा था। सामान के नाम पर जो भी चीज मिली वो ब्रैम स्टोकर की थी। एल्विस ने बड़ी बारीकी से फ्लैट का अध्ययन किया। ये जगह उसे अय्याशी का अड्डा लगी। उसने 2-3 जगह फोन किए। फिर टर्नर के साथ वो बालकनी में आ गया। उसने एक सिगरेट सुलगा ली। एल्विस बोला, मैंने पुलिस स्टेशन फोन करके पूछा था कि किसी ने पुलिस स्टेशन में गोली चलने की रिपोर्ट लिखवाई है। वहां मौजूद इंस्पेक्टर ने मना कर दिया था। मैं समझता हूं, टर्नर बोला। पिछले 10 सालों में भी ये कभी नहीं सुना गया कि इस इलाके में ऐसी कोई घटना हुई हो। जबकि ब्रैम स्टोकर को देखकर लगता है कि उस पर पूरा रिवॉल्वर ही खाली कर दिया गया है। टर्नर ने कोई गलत बात नहीं की थी। एडविन पार्क के इलाके में खून या कत्ल की घटनाएं कभी नहीं होती थी। मैंशन हाउस के गेट के पास काफी गाड़ियां आकर रुकी। सबसे अगली कार में से चीफ एड्रिक उतरा और फिर पिछली गाड़ियों में से विभागीय फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉक्टर वगैरह निकले। एक अन्य कार में से हैमर भी उतरता दिखाई दिया। वो सब शायद लीजा बार से आ रहे थे। सब लोग ऊपर फ्लैट में पहुंचे। लाश का डॉक्टर के साथ इंस्पेक्टरों तक ने मुआयना किया। जब सब ने अपना अपना काम निपटा लिया तो लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए पैक कर दी गई। जब पलंग पर से चादर हटाई गई तो कागज का एक पुर्जा फर्श पर आ गिरा। एड्रिक ने पुर्जा उठा लिया। उस पर एक तहरीर लिखी हुई थी, खुद मरने से पहले किसी को मारने में और कुछ नहीं तो संतोष तो मिलता ही है। एड्रिक के दिमाग में आया, तो क्या लीला टॉमस ने खुद मरने से पहले ब्रैम स्टोकर को भी मौत के घाट उतारा था? इसे मारने के बाद उसने बार में जाकर आत्महत्या कर ली। एल्विस, हैमर और टर्नर, जो तीनों पास पास खड़े सिगरेट फूंक रहे थे, उन्होंने जब वो पुर्जा पढ़ा तो तीनों के दिमाग में वही बात आई जो एड्रिक के आ चुकी थी। एड्रिक पास आया। वो एल्विस से मुखातिब होता हुआ बोला, लीला टॉमस का फ्लैट लीजा बार में काम कर रहे वेटर मैसनर के फ्लैट के सामने है। हैमर ने उसका पता ले लिया है। तुम उसके फ्लैट पर पहुंचो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि तहरीरें उसी के हस्तलेख में हैं या नहीं। मैसनर से और अधिक जानकारी प्राप्त करो। वो लीला टॉमस को काफी हद तक जानता और पहचानता है। हो सकता है उससे मिली जानकारी से ब्रैम स्टोकर की हत्या पर कोई रोशनी पड़ सके। पर हैमर को साथ रखो। कल 10 बजे तक रिपोर्ट मुझे मिल जानी चाहिए। इसीलिए फिलहाल आराम करने का विचार त्याग दो। ओके चीफ, एल्विस मार्कर बोला। चीफ एड्रिक ने टर्नर से कहा, टर्नर, तुम इस पूरे एरिया में घूम जाओ और एक एक आदमी से यह मालूम करने की कोशिश करो कि क्या वाकई किसी ने भी गोली चलने की आवाज सुनी है। यस सर, टर्नर ने कहा। एल्विस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को देखकर कहा, उस रिवॉल्वर पे से फिंगरप्रिंट लेना तो नहीं भूले हो ना? मैं अपने काम में कोई ढील नहीं छोड़ता, उसने कहा। गुड, एल्विस बोला।
और उसने सिगरेट नीचे गिराकर जूते से मसल दी। समय का चक्र चलता ही जा रहा था। अगला दृश्य। उसकी आयु 40 के आसपास की होगी। उसके कंधे चौड़े थे। वो अत्यंत खूबसूरत था और उसके बदन पर कीमती कपड़े थे। चेहरे मोहरे से वो कोई पुलिस अधिकारी या बैंक का कोई बड़ा ऑफिसर लगता था, मगर ना तो वो पुलिस का कोई अधिकारी था और ना ही बैंक का कोई अफसर था। उसका नाम शेल्टन था। वो अपना व्यक्तित्व, अपना सामान्य ज्ञान और अपना प्रभाव केवल लोगों की दौलत ठगने के लिए इस्तेमाल किया करता था। शेल्टन ऐसा ठग था जिसने अपनी उम्र के 15 साल जेल में बिताए थे, और वह न्यूयॉर्क सिटी से भागकर फ्लोरिडा तब आया था जब न्यूयॉर्क में उसकी गिरफ्तारी के वारंट इशू किए जा रहे थे। जेल से छूटने के बाद अब वो बड़ी खामोशी से पैराडाइज नगर में रह रहा था। उसका हाथ तंग था, लेकिन उसे ठगी के काम से अब डर लगने लगा था। उसे किसी को ठगने से डर ही नहीं लगता था, बल्कि 15 साल जेल में रहने से वो घबराता तो था ही, साथ ही डरता भी था। 15 साल, इतने सालों में तो एक उम्र गुजर जाती है। शेल्टन के चेहरे के पीछे बेरहमी की क्रूरता छिपी हुई थी। आज तक वो हिंसा का सहारा लिए बिना लोगों से रुपए ठगता था, लेकिन अब यह संभव नहीं रहा था। वो और लीजा बार का वेटर मैसनर एक चाल चलने की कोशिश कर रहे थे, और इस बात को दोनों ही जानते थे कि अगर उनकी ये चाल खराब गई तो मौत की सजा लाजमी थी। लेकिन शेल्टन को मैसनर पर पूरा यकीन था। मैसनर बाहर से निकलकर शेल्टन के पास आया। शेल्टन एक गाड़ी में बैठा सिगरेट पी रहा था। मैसनर बोला, सारा काम प्लान के मुताबिक हो रहा है। मैं समझता हूं कहीं कोई ढील नहीं है। तुम सुनाओ। फाइन, बिल्कुल ठीक चल रहा है, शेल्टन ने कहा। लेकिन हाँ, तुम ये बताओ कि पुलिस का रवैया कैसा रहा। पुलिस को यकीन होता जा रहा है कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है। खैर, अब तुम यहां से किसको? मैं एड्रिक पर नजर रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, शेल्टन बोला। हमें अपना अपना काम संभाल लेना चाहिए। शेल्टन ने कार का इंजन स्टार्ट किया और मैसनर को वहीं छोड़कर कार को आगे बढ़ा ले गया। मैसनर उसकी कार को दूर जाती देखता रहा। जब कार आंखों से ओझल हो गई तो वह एक छोटी सी कार के नजदीक पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और कार के भीतर बैठ गया। वो कार को शीघ्र ही सड़क पर ले आया और बहुत तेज रफ्तार से कार दौड़ाने लगा। कुछ समय उपरांत वो अपने फ्लैट पर था। वहां वो पिछले कई सालों से रह रहा था। वो लीजा बार का बहरा जरूर था, लेकिन उसका फ्लैट बड़े सलीके से सजा हुआ था। बेडरूम में जाकर उसने कपड़े उतारे और बाथरूम में घुस गया। वो शावर के नीचे खड़ा हुआ, गुनगुनाता हुआ नहाता रहा। अगला दृश्य। उस बिल्डिंग की मालकिन एक ईसाई औरत थी। एल्विस और हैमर ने जाकर उसे जगाया। ऐसा लगता था कि बिल्डिंग मालकिन उन दोनों को देखकर कुछ खफा होने जा रही थी। उससे पहले ही उन्होंने अपना परिचय उसे दे दिया। ईसाई औरत शांत पड़ गई। एल्विस मार्कर ने बूढ़ी औरत को लीला टॉमस की मौत की खबर सुनाई। उस खबर से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लीला टॉमस कैसी लड़की थी? एल्विस ने प्रश्न किया। मैं टॉमस के बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो किराया हमेशा वक्त पर अदा करती थी। सुबह के वक्त वो कभी दिखाई नहीं देती थी। शाम के वक्त वो ना जाने कहाँ जाती थी और रात में बहुत देर से लौटती थी। उसकी कोई चिट्ठी मैंने कभी आती नहीं देखी और ना ही कोई उससे मिलने जुलने आता था, बूढ़ी औरत ने बताया। लीला टॉमस के फ्लैट की चाबी उसके पर्स में मिल गई थी। लिफ्ट में सवार होकर वो ऊपर पहुंचे। थोड़ी देर बाद वो लीला टॉमस के फ्लैट में दाखिल हो रहे थे। लिविंग रूम खूब सजा हुआ था। एक कोने में टीवी सेट भी मौजूद था। बेडरूम में एक डबल बेड पड़ा हुआ था और कपड़े टांगने की खूबसूरत अलमारियां खड़ी थी। एक तरफ ड्रेसिंग टेबल खड़ी थी। उस पर एक डबल फोटो फ्रेम रखा था। फ्रेम में दो फोटो लगे थे। एक 30 से 35 साल तक के आदमी की फोटो थी और दूसरे में एक 16 वर्षीय लड़की की फोटो लगी हुई थी। वो कटे हुए बालों वाली एक खूबसूरत लड़की थी। फ्लैट में दाखिल होते ही वो तलाशी लेने में जुट गए। तलाशी में बरामद हुए कुछ बिना भुगतान किए बिल और कुछ चिट्ठियां जो डियर मॉम से शुरू होती थी और आपकी सोलिटोरा पर आकर खत्म होती थी। हर चिट्ठी पर मायामी कॉलेज का पता लिखा हुआ था। वहां से लीला टॉमस की हैंडराइटिंग के काफी सारे नमूने बरामद हुए। हैमर ने उसे लीला की उस चिट्ठी से मिलाकर देखा। दोनों की हैंडराइटिंग में समानता थी। एल्विस सोलिटोरा की कई चिट्ठियां पढ़ चुका था। वो अचानक हैमर से बोला, मुझे तो ऐसा मालूम होता है हैमर कि सोलिटोरा इसकी लड़की होगी और ड्रेसिंग टेबल पर रखी फोटो भी सोलिटोरा की मालूम होती है। पता नहीं इसका बाप कौन है। लेकिन क्या सोलिटोरा लीला टॉमस की बेटी हो सकती है? हैमर ने अचानक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। दोनों की उम्र में बड़ी समानता लगती है। ये बात मैं पहले ही सोच चुका हूं, एल्विस ने कहा। हो सकता है हम लीला टॉमस की उम्र का गलत अंदाजा लगा रहे हो। देखने में तो वो 25 की लगती हो और हो 30 के ऊपर की। हैमर को एल्विस की बात समझ में आ गई। कभी कभी उम्र का गलत अंदाजा हो जाता था, उसने कहा।
क्यों ना मैसनर से मिल लिया जाए, वो सामने ही तो रहता है। ठीक है, चलो। वो दोनों मैसनर के पास पहुंचे। मैसनर ने उन दोनों का स्वागत किया। आइए, उसने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। मैं अभी बाहर से लौटा हूं, उस घटना की वजह से लेट हो गया था। मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रहा था। आप लोग भी पियेंगे ना कॉफी? उसने पूछा। उन दोनों ने सिर हिला दिया। मैसनर 3 प्याले कॉफी के बना लाया। 1 मिनट के बाद वो तीनों कॉफी पी रहे थे। हैमर ने अपनी कॉफी समाप्त करके पूछा, तुम हमें मृत औरत के बारे में बतलाओ। आई मीन लीला थॉमस के बारे में। उसके बेडरूम में जिस आदमी की फोटो लगी है, क्या वो उसके पति की फोटो है? मैसनर संभला। वो ऐसी बचकानी चालों में आने वाला नहीं था। मुझे क्या मालूम, वो बोला। उसके बेडरूम में तो मैं कभी गया ही नहीं, ना मैंने कभी फोटो देखी है। हैमर जाकर लीला थॉमस के बेडरूम में से वो तस्वीर उठा लाया। उसने दोनों तस्वीरें मैसनर को दिखाई। मैं इस आदमी की बात कर रहा हूं, उसने कहा। ये उसका पति नहीं है, ये तो वो आदमी है जिसके साथ वो बहुत साल पहले भागी थी। इसका नाम डॉन था। था से क्या मतलब? एल्विस ने प्रश्न किया। ये कोई 15-16 साल पहले एक ट्रेन से कटकर मारा गया था। ये लड़की डॉन की है? हाँ। इस समय ये कहाँ है? माया कॉलेज में पढ़ रही है। लीला थॉमस का कोई पति भी था? हाँ। वो कौन है? हार्डविक। कहाँ रहता है? मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो पैराडाइज नगर में ही कहीं रहता है। तुमने कहा था कि लीला थॉमस पहले डॉन के साथ भाग गई थी। हाँ, मैंने यही कहा था। ये हार्डविक से शादी से पहले की बात है या बाद की? बाद की। यानी उसने डॉन और हार्डविक को छोड़ दिया था? जी हाँ, मैसनर ने कहा। उसकी बातों से ऐसा पता चलता था कि उन दोनों में बनती ही नहीं थी। हार्डविक काफी धीर गंभीर किस्म का आदमी था। शादी से कुछ दिनों बाद ही लीला थॉमस की मुलाकात डॉन से हो गई थी। डॉन के पास दौलत थी, इसीलिए वो हार्डविक को छोड़कर डॉन के साथ भाग गई। ये कोई 15 साल पहले की बात है। भागते वक्त वो अपनी लड़की को अपने साथ ले गई थी, लेकिन एक दिन डॉन मारा गया। वो ज्यादातर उदास रहती थी और जब कभी उदास होती तो मेरे पास चली आती थी। डॉन की मौत के बाद उसके पास कोई दौलत नहीं थी। हार्डविक से तलाक हो जाने के बाद उसका डॉन से शादी करने का इरादा था, मगर डॉन के मरने के बाद उसका यह सपना अधूरा रह गया। मैसनर एक क्षण को रुका, फिर बोला। उसने अपनी बच्ची एक अन्य दंपति को सौंप दी और स्वयं एक होटल में काम करने लगी। उसका होटल में काम करना ही था कि वो बुरी सोबत में पड़ गई। धीरे धीरे वो नशीली चीजों का सेवन करने लगी। धंधा करने से उसके पास फिर से दौलत आनी शुरू हो गई। उसने अपनी लड़की को मायामी के एक स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। अपनी लड़की से मिलने वो कभी कभार ही जाती थी। अरे हाँ, याद आया, वो कुछ सोचता हुआ बोला। जो बात आप मुझसे जानना चाहते हैं वो आप ब्रैम स्टोकर से क्यों नहीं मालूम करते? वो तो लीला के बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। मैसनर, क्या तुम नहीं जानते कि लीला थॉमस ने मरने से पहले एक पूरा रिवॉल्वर ब्रैम स्टोकर पर खाली कर दिया था? मार्कर ने कहा। मैसनर हैरानी से पलके झपकने लगा। फिर उसने एक गहरा श्वास लेकर कहा, लीला ने उस धोखेबाज को मारकर अच्छा ही काम किया। लीला ने उस कुत्ते के लिए क्या नहीं किया। वो रास्ते का भिखारी था और लीला ने उसे इंसान बना दिया। उसे एक फ्लैट दिलवा दिया जिस पर भी उसका वो खून चूसता रहता था। उसने लीला को कंगाल बना दिया। क्या उसकी लड़की इन बातों को जानती है? मैं समझता हूं वो नहीं जानती। तुम भी तो लीला के मित्र रह चुके हो, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? वो किसी से कुछ चाहती ही नहीं थी। उसे भूखा रहना मंजूर था, मगर किसी से सहायता लेना उसे मंजूर नहीं था। फिर उसका मेलजोल भी बड़े लोगों से था। मैं तो फिर भी एक मामूली इंसान था, एक साधारण सा बार बैरा। एल्विस ने एक सिगरेट सुलगाई और धुआं छोड़ता हुआ बोला। उसके पास अपना रिवॉल्वर था? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वो नशीली चीजें सेवन करने के लिए लेती किससे थी? मैं इस बात से भी अनजान हूं, मैसनर ने बताया। उसकी बात को सुनकर दोनों उठ खड़े हुए। अगला दृश्य। एल्विस मार्कर और हैमर के जाने के बाद वो लपक कर फोन के पास पहुंचा। उसने नंबर डायल किए। संबंध मिलते ही उधर से आवाज आई, मायामी सेंट्रल स्कूल। मुझे मिस्टर रियान से बात करनी है, मैसनर बोला। आप कौन हैं? मैं मैसनर हूं, वो बोला। 1 मिनट ठहरिए, उधर से कहा गया। मैसनर प्रतीक्षा करने लगा। रियान फोन पर आया। मिस्टर रियान, मैं मैसनर बोल रहा हूं। आपके यहाँ एक लड़की पढ़ती है, सोलिटोरा। मैं उसका अंकल हूं। सोलिटोरा मुझे अच्छी तरह जानती है। एक सड़क दुर्घटना में उसकी मां घायल हो गई है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूं? प्लीज आप ये खबर सोलिटोरा तक पहुंचा दीजिए, लेकिन आप उसे उसकी मां की सीरियस कंडीशन के बारे में मत बताइएगा।
इत्तेफाक से सोलिटोरा की माँ लीला का वकील गार्डनर मायामी में ही है। मैं उससे बात कर चुका हूँ। वो बहुत जल्दी पैराडाइज नगर पहुंचने वाला है। वो सोलिटोरा को वहां से ले आएगा। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना था कि आप मिस्टर गार्डनर के साथ सोलिटोरा को भेजने में देर ना लगाएं। क्या सोलिटोरा मिस्टर गार्डनर को जानती हैं? शायद नहीं, उसने कहा। अगर आप चाहें तो गार्डनर के वहां पहुंचने के बाद आप मुझे फोन कर लें। डोंट वरी मिस्टर मैसनर, मैं सोलिटोरा को फौरन गार्डनर के साथ रवाना कर दूंगा। थैंक्स मिस्टर रियान, मैसनर बोला। उसने रिसीवर रखा तो उसकी आंखों में विशेष चमक थी। उसके मन में जो योजना थी वो उसे आगे बढ़ा चुका था। उसने फोन उठाया और किसी का नंबर डायल करने लगा। दूसरी ओर घंटी के साथ ही रिसीवर उठाया गया। यस मैसनर, वो बोला। क्या रहा? पूछा गया। मैसनर जो चाहता है वही होता है। यानी मामला ठीक ठाक चल रहा है? एकदम। फिर तुम अपना काम देखो। मैं प्रिंसिपल से बात कर चुका हूं। तुम्हारे विषय में उसे सब कुछ बता दिया है। सबसे क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो योजना में हमने तय किया था, मैसनर ने जल्दी से कहा। तो फिर अपने कदम मैं आगे बढ़ाऊं? यही मैं चाहता हूं और इसीलिए मैंने तुम्हें फोन भी किया है।